अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खान दादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अब हमारे पास जो एक और चैप्टर इंक्लूड किया गया है हमारे सिलेबस में, वो है एस सेलुलर लाइफ। अगर ये चैप्टर आपके फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में देखा जाए तो 5th नंबर पर आता है। ठीक है, लेकिन ये जो कि सिलेबस, तो आपको जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है पीएमडीसी की जानिब से, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो इसलिए ये चैप्टर शायद शुरू में ही लिखा हुआ होगा। लेकिन बहरहाल हम लोग अपनी तरतीब से इसको अब पढ़ेंगे इसको। अच्छा, एस सेल्यूलर लाइफ, आपने जब अभी तक जितने भी बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसमें भी देखा है कि जो सेल जो है लाइफ का बेसिक यूनिट है, चाहे फंक्शन हो, स्ट्रक्चर हो या कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि एस सेल्यूलर लाइफ मतलब कि ए सेल्यूलर लाइफ। ए की टर्म यूज की जाती है, ए और एन की टर्म इस्तेमाल की जाती है विदाउट के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ द लाइफ विदाउट सेल। अब लाइफ विदाउट सेल कौन सी पॉसिबल है? ऐसी कौन सी लाइफ है जिसके सेल भी ना हो और लाइफ भी पॉसिबल है? ये चीज तो हमारे कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जा रही है बिल्कुल। एक्चुअली इस चैप्टर में जिस विदाउट सेल लाइफ यानी ए सेल लाइफ को हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे एक इकोसिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉल्ड वायरस। ठीक है, हम इसमें वायरस देखेंगे। अब इस चैप्टर का ये नाम क्यों रखा गया? एक्चुअली वायरस जो है, आपको पता होगा स्टूडेंट के इसके दो दो प्रॉपर्टीज होती हैं। ये लिविंग प्रॉपर्टीज भी रखता है, इसके ऊपर आपने अपनी क्लास में डिस्कशन की होगी, और ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज भी रखता है। ठीक है, अब चूंकि ये लिविंग प्रॉपर्टीज रखता है तो ये लाइफ से रिजेंबल करता है, और चूंकि इसमें सेलुलर कंटेंट, सेलुलर मशीनरी नहीं पाई जाती, तो इसलिए इसको एस सेलुलर कहा गया है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम एस सेलुलर लाइफ रखा गया है कि एक ऐसी लाइफ जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रॉपर्टी पजेस करती हो, ऐसी चीज के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपको अगर मिसाल के तौर पे इंट्री टेस्ट के सिलेबस में देखा जाए तो इस चैप्टर में से ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में इनसे इंक्लूड नहीं किया गया है इंट्री टेस्ट में। वो इसलिए कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को सिर्फ इंक्लूड किया है। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग हिस्ट्री ऑफ वायरस डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे वायरस की, और एचआईवी की ट्रांसमिशन क्या होती है, सिम्टम क्या होती है, कंट्रोल क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो हम लोग भी अकॉर्डिंग टू मतलब के सिलेबस के हिसाब से चलते हुए सबसे पहले हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगी हिस्ट्री ऑफ वायरस, यानी वायरस की हिस्ट्री क्या है। पहले हम हिस्ट्री पे थोड़ी नज़र डालेंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा स्टूडेंट, देखें कि ये तकरीबन 1662 से लेकर 1667 तक की बात है कि हमारे बायोलॉजिकल साइंस में एक डिस्कवरी हुई बड़ी रिमार्केबल किस्म की, और वो थी बैक्टीरिया की डिस्कवरी। ठीक है, लिवन हुक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर कर लिया था। 1662 में इसने वाटर के ड्रॉप में इसको ऑब्जर्व किया था, और फिर इन द एंड 1667 या 1666 में इसको बाकायदा पब्लिकली इसको अनाउंस कर दिया गया था कि एक बैक्टीरिया नाम की भी यानी कोई चीज़ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम देख नहीं सकते। अच्छा, इसके बाद जब और मजीद डिस्कवरीज हुई तो एक बात और पता लगती है हमें, और वो बात ये थी कि जो मुख्तलिफ किस्म की प्लांट्स में और एनिमल्स में, इवन ह्यूमन में, अगर एनिमल्स के तो ह्यूमन इसमें शामिल है, ह्यूमन में जो डिजीज होती हैं उस डिजीज का असल में कॉजेटिव एजेंट ये बैक्टीरिया ही होता है। तो इसका मतलब बैक्टीरिया को एज ए कॉजेटिव एजेंट के तौर पर रिकग्नाइज कर लिया गया था 1662 या 1667 के बाद से ही। अच्छा, इस तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी डिजीज डिस्कवर होती, वो फाइंड आउट करते बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया को ही कॉजेटिव एजेंट के तौर पर जानते थे। इसी सिलसिले में बैक्टीरिया के ऊपर काफ़ी रिसर्चेज चल रही थी, और बैक्टीरिया की नई नई डिजीज को डिस्कवर किया जा रहा था। अच्छा, इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लुइस पास्चर। लुइस पास्चर नाम का एक साइंटिस्ट था। इस लुइस पास्चर के साथ इसका एक कुलीग था जिसको कहते थे चैम्बरलैंड, चार्ल्स चैम्बरलैंड उसका नाम था। इस चार्ल्स चैम्बरलैंड ने क्या किया कि एक फिल्टर इजाद किया। ठीक है, जिसको नाम दिया गया चैम्बरलैंड फिल्टर। चैम्बरलैंड फिल्टर इसके नाम के ऊपर, या इसको लुइस चैम्बरलैंड फिल्टर भी कहते हैं।
अच्छा, ये जो फिल्टर, इस लुइस चैम्बरलैंड फिल्टर इसने डिस्कवर किया था, इस फिल्टर की क्या खास बात थी? ये फिल्टर जो था, इसके अंदर 0.2 माइक्रोन से भी ज्यादा छोटे, यानी इससे भी छोटे जो थे ना सुराख होते थे, मतलब इतने छोटे छोटे सुराख थे। और दुनिया में सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है वो 0.2 माइक्रोन से बड़ा होता है। आसान जबान में यूं कह सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई एक सॉल्यूशन हो और उस सॉल्यूशन के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हो, तो अगर उस बैक्टीरिया के सॉल्यूशन को इस चेम्बरलैंड फिल्टर से गुजारें तो बैक्टीरिया फिल्टर हो जाएंगे और सॉल्यूशन जो वाटर होगा वो सेपरेट होकर अलग हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है फिल्टर फिल्टर हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर चाय को छानने वाली जो छलनी होती है या आटे को छानने वाली जो एक छलनी होती है, वो भी एक तरीके के फिल्टर ही कहलाते हैं। फिल्टर जो होता है उसका बुनियादी तौर पे क्या काम होता है कि किसी भी लार्ज साइज के पार्टिकल को स्मॉल साइज के पार्टिकल से सेपरेट करना। तो यहाँ पर भी यही ऐसे करता था कि बैक्टीरिया को सेपरेट कर दिया करता था सॉल्यूशन से। जिस तरह आप बैक्टीरिया का सैंपल कलेक्ट करके उस बैक्टीरिया को ऑब्जर्व कर सकते थे। और ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन थी उस दौर के एतबार से कि बैक्टीरिया को उसके मतलब सैंपल से सेपरेट करना। अच्छा, अब ये तो हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सामने आई। और क्या है, 1892 के अंदर। इस दौरान क्या हुआ कि एक बीमारी की आउटब्रेक हुई जिसको कहते हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज। अच्छा, टोबैको मोज़ेक डिजीज में क्या होता था कि टोबैको का जो प्लांट है उसके जो लीफ होते थे उस पर वाइट वाइट करके स्पॉट्स डेवलप करते थे। फिर वो लीफ जो थे उनमें विदरिंग और शेडिंग हो जाती थी, मतलब मुरझाने लगते थे, झड़ जाते थे। अब टोबैको प्लांट की जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है वो उसके लीफ की वजह से ही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और जो फसल थी वो मुसलसल मुकम्मल तौर पर तबाह होती जा रही थी। अच्छा, अब ये सिलसिला जारी था। साइंटिस्ट का जिस तरह से पहले डिस्कवरीज हो चुकी थी बैक्टीरिया के हवाले से कि भाई हर बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तो साइंटिस्ट के जहन में भी यही था कि ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है बैक्टीरिया ही कॉज कर रहा होगा। तो इस सिलसिले में एक रशियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था आइवानोस्की। आइवानोस्की, ठीक है। आइवानोस्की ने इसके ऊपर काम किया और इसको एज ए बैक्टीरियल डिजीज के तौर पर ही ट्रीट किया। अब उन्होंने क्या किया कि टोबैको का जो प्लांट था उससे एक एक्सट्रैक्ट निकाला, मतलब कोई सॉल्यूशन वगैरह बना के उसका निकाला एक्सट्रैक्ट, और उस एक्सट्रैक्ट को चेम्बरलैंड फिल्टर से गुजारा। अब चेम्बरलैंड फिल्टर से गुजारने का मकसद ये था कि अगर उसमें बैक्टीरिया मौजूद है तो बैक्टीरिया जो है ना फिल्टर हो जाएंगे और उसके बाद उन बैक्टीरिया को बआसानी हम स्टडी कर सकेंगे निकाल के। लेकिन चूंकि आपको पता है कि वायरस जो होते हैं बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं, आप इस वक्त ये समझ लें कि वायरसेस जो होते हैं बैक्टीरिया से तकरीबन यानी 100 से 200 गुना छोटे होते हैं। तो बहरहाल वो वायरसेस तो इस 0.2 माइक्रोन के सुराखों से बआसानी गुजर जाएंगे इसमें से। अब जब उसने वो एक्सट्रैक्ट निकाला, एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद फिल्टर किया, तो फिल्टर करने के बाद जो सोल्यूशन आया उस सोल्यूशन को इसने एक नॉर्मल प्लांट के ऊपर अप्लाई करके देखा। नॉर्मल जो प्लांट था जिसको कुछ बीमारी थी उस पर अप्लाई करके देखा। जब उस पर अप्लाई किया तो उसमें भी टीएमडी हो गई, मतलब टोबैको मोज़ेक डिजीज उसके अंदर भी हो गई। इससे ये साबित होता था कि वो जो पैथोजिन है वो तो फिल्टर हुआ ही नहीं है, वो तो एज इट इज सॉल्यूशन में मौजूद है। अब इससे एक बड़ी मतलब एक अजीबोगरीब सिचुएशन डेवलप हो गई कि सब साइंटिस्ट परेशान थे कि अगर ये वाकई बैक्टीरिया था तो इसको तो फिल्टर हो जाना चाहिए था। और बैक्टीरिया को फिल्टर हो जाने के बाद फिर इसका जो पानी था उसमें तो कुछ बैक्टीरिया नहीं होते, और उसको अगर हम प्लांट्स पे अप्लाई करते तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक्सट्रैक्ट को फिल्टर करने के बाद जब प्लांट्स पे अप्लाई किया तो डिजीज हो गई, तो इसका मतलब है वो पैथोजन उसके अंदर मौजूद था। यहाँ से कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होना शुरू हो गई, क्योंकि अब उनको ये लग रहा था, यानी आइवानोस की उसकी टीम को, कि एक्चुअली ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया कोई पॉइजनस मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो पॉइजनस या टॉक्सिक मटेरियल जो है वो हवा के जरिए से स्प्रेड कर रहा है जिसकी वजह से बीमारी तेजी से फैल रही है। और चूंकि वो टॉक्सिक मटेरियल की वजह से डिजीज हो रही है, इसलिए टॉक्सिक मटेरियल फिल्टर नहीं हो पा रहा और सॉल्यूशन के साथ ही आ रहा है। इसी वजह से हम जब इस पे नॉर्मल प्लांट्स पे अप्लाई करें तो उसको भी डिजीज हो रही है। और यहाँ से आगे कॉन्सेप्ट आया टॉक्सिन्स का कि ये कोई टॉक्सिक मटेरियल है या पॉइजनस मटेरियल है जिसकी वजह से ये मामला हो रहा है। आपको पता है स्टूडेंट के वायरस की मीनिंग भी पॉइजन ही होती है या विनम होती है। बहरहाल ये मामला होता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगली एडवांस कब आई कि एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था मार्टिनस बीजरिंग।
बीजरिंग, मार्टिनस बीजरिंग इसका नाम था। इस मार्टिनस बीजरिंग ने 1898 या 99 में वायरस की स्टडी की, और स्टडी करने के बाद इसने एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया वायरस के हवाले से। इसने क्या कहा कि एक्चुअली वायरस जो होते हैं दे आर कंटेजियम विवम फ्लूडियम। मतलब ये अजीबोगरीब किस्म की बात उसने कही थी इसके बारे में कि वायरस क्या है, कंटेजियम विवम फ्लूडियम। ये कोई लातीनी जबान में उसने लैटिन लैंग्वेज में कुछ जुमला कहा था जिसका मतलब होता है कॉन्टेजियस लिविंग जर्म्स या सॉल्युबल लिविंग जर्म्स, सॉल्युबल लिविंग जर्म्स। ठीक है। इसने कहा कि वायरस ये जो जिस मुसीबत से को हम हैंडल कर रहे हैं ये एक्चुअली कंटेजियस है। कंटेजियस का मतलब है मैन टू मैन कांटेक्ट से फैलने वाली, मतलब कुछ भी किसी भी किस्म का कोई कांटेक्ट से फैल जाती है बीमारी। और दूसरी बात है कि ये लिविंग भी है सॉल्युबल भी है, लिविंग भी सॉल्युबल और लिविंग है तभी तो ये फिल्टर नहीं हो पा रही। और ये जर्म्स है मतलब जो जरासीम जिसे बैक्टीरिया वायरस हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये कंटेजियस टाइप का जर्म है। और यही साइंटिस्ट था जिसने इसको वायरस का नाम भी दिया इसको, यानी मार्टिनस बीजरिंग ही था जिसने वायरस का नाम भी सजेस्ट किया। क्योंकि अभी तक एक कॉन्सेप्ट स्टेब्लिश हो चुका था कि ये कोई पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं या टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है या वैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं और हवा के जरिए फैल रहे हैं, कॉन्टेक्ट से फैल रहे हैं। और यहीं से ही इसका नाम वायरस पड़ना शुरू हुआ, मतलब विनम या पॉइजन। अच्छा, अब ये चीज चलती रही, लेकिन मार्टिनस के इस कॉन्सेप्ट के बाद एक और बहस स्टार्ट हो गई, और वो क्या थी कि मार्टिनस ने जो विवम कंटेजियम और ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, इस कॉन्सेप्ट के बाद एक चीज साबित हुई कि वायरस तो सॉल्युबल कोई चीज है, मतलब वायरस एक लिक्विड फॉर्म में कोई चीज होती है। ठीक है, वायरस को यहाँ अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि वायरस एक लिक्विड फॉर्म में कोई चीज होती है। जब ये कॉन्सेप्ट आया तो फिर ये कॉन्सेप्ट कई साल तक चलता रहा, और फिर इस कॉन्सेप्ट को 1935 में वेंडल स्टेनले नाम का एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रद्द किया। और वेंडल स्टेनले ने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज करके दिखाया। ठीक है, वायरस को इसने क्रिस्टलाइज करके दिखाया और ये साबित किया कि वायरस एक्चुअली कोई लिक्विड नहीं है, बल्कि वायरस एक पार्टिकल होता है। ठीक है, तो पहले वायरस के बारे में पॉइजन का कॉन्सेप्ट आया, लिक्विड का कॉन्सेप्ट आया, फिर पार्टिकल का कॉन्सेप्ट आ गया। एंड फाइनली फिर 1935 में इसके एंड में इसी साल एक बड़ा रेवोल्यूशन आया बायोलॉजी की फील्ड में, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इजाद हुई। आपको पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इजाद हुई थी तो उसे कितनी बड़ी चेंजिंग आई थी। और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वायरस को बाकायदा देखा गया, और यहाँ से सबसे पहले पता लगा कि एक्चुअली वायरस तो खुद एक पैथोजन है। ये एक पार्टिकल होता है जो कि जस्ट मॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन है, जो कि हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। और ये कोई पॉइजन नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, और यहाँ से वायरस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ठीक हुआ।